तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं, और जितनी भी उसकी पीछे की थ्योरी बन सकती थी या फिर जो बेसिक लेवल टू एडवांस टाइप के जो न्यूमेरिकल बन सकते थे टॉपिक वाइज, चाहे आपका क्लोजेस्ट अप्रोच से रहा हो या फिर एनर्जी से रिलेटेड रहा हो। एनर्जी से रिलेटेड तो अभी हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर में आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल हीलियम एटम। भाई कोई भी एक हीलियम एटम है, उसके अंदर से कोई एक इलेक्ट्रॉन था, उसको निकालने के लिए उसको एनर्जी दी गई है 24.6। ठीक है। अब कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताया कि इसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक को निकालने के लिए इसने 24.6 एनर्जी दी है। तो बोल रहा है कि दोनों निकालने के लिए टोटल एनर्जी कितनी हमें देनी पड़ेगी। समझ आया क्वेश्चन? चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। तो हमें जानकारी है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो भाई सिंपल सा आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, और आप काफ़ी फैमिलियर भी हो चुके हैं इस फॉर्मूले से। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो सेल के अंदर में यानी कि फर्स्ट के अंदर में मैं उसको जंप करवाना चाह रहा हूँ, जो उसका क्वांटम नंबर है वो 1 पे लेके जाऊंगा, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे। तो टोटल जो एनर्जी हमें मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था, इसको निकालने के लिए दैट विल बी इक्वल टू 54 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलेगी हमें उसकी एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर थी, तो आप क्या करेंगे, जो एनर्जी ये आई है प्लस में जो पहले दी थी एनर्जी, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 24.6 प्लस में 54.4, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 79.0। इसके अंदर में जूल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में अंदर पूछिए, तो ये 79 कौन सा आएगा, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक वही जो हमने पीछे अभी चीज़ें पढ़ी है उन्हीं को कवर करता हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हाइपोथेटिकल बोर हाइड्रोजन है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम डबल कर दें। देखो स्टेटमेंट को बिल्कुल पेशेंसली आप समझेंगे तो आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठता है कि आपको समझ में ना आए। आप आराम से उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बूस्ट अप रखेंगे, और स्टेटमेंट जो भी दी जाती है आपको क्वेश्चन की, उसको बहुत ही पेशेंसली आपको पढ़ना होता है। यही एक मूल मंत्र होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। चाहे आप लाखों क्वेश्चन कर लो, कोई फायदा नहीं उससे, जब तक आप अपने कंसेप्ट को और अपनी रीडिंग पावर को मजबूत नहीं कर पाते तब तक। तो यहाँ बोला गया कि इन हाइपोथेटिकल बोर हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइपोथेटिकल इन्होंने ले लिया है, मान लिया है कुछ भी, कि उसके अंदर में हमने इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया, उसके मास को डबल कर दिया। द एनर्जी ई नोट एंड द रेडियस आर नोट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। ये कह रहा है कि उसके टोटल एनर्जी और जो रेडियस है उसके ऊपर में क्या इंपैक्ट होगा, किसके, जो फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर ए नोट उसका बोर रेडियस है, जो नॉर्मल हमारी सिचुएशन होती है उसके अंदर में बोर रेडियस जो माना जाता है, तो ए नोट उसने माना ही है। तो जब हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे तो दो चीजें हमने वहां पर देखी थी कि ये अगर ऑर्बिट है और इसका रेडियस आर है, तो ये रेडियस जो है वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी के मास के ऊपर में, जो भी इलेक्ट्रॉन लिया है उसके मास के ऊपर में डिपेंड करता है। साथ ही जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर में। यानी कि दो चीजें वहां से हमें कंक्लूड करके मिलती हैं कि जब भी आप एक बोर मॉडल की बात करेंगे तो जो रेडियस होता है वो 1/m होता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पहले क्लासेस के अंदर में बता चुका हूँ, जो हमारा थ्योरी पोर्शन था उसके अंदर में। तो ये अगर नहीं भी पढ़ी है आप लोगों ने तो सिंपल ये ध्यान रख लेंगे, बोर मॉडल के अंदर में रेडियस ये वाला वो 1/m के बराबर होता है। जो एनर्जी इस ऑर्बिट के अंदर में गेन होती है तो वो भी हमारे पास में उसके मास के ऊपर में डायरेक्टली डिपेंडेंसी शो करता है। तो यहाँ अब आप देखें तो बोला गया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। तो रेडियस की बात करता हूँ पहले मैं। तो रेडियस को हमने क्या किया है, इसके एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी भाई इसके अंदर में, क्योंकि उसका मास भी डबल कर दिया है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जो पहले हुआ करती थी। तो पहले जब उसके नॉर्मल इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर में था तो जो एनर्जी होती थी वो 13.6 होती थी, -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 है, और उसका ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर है वो भी 1 दिया गया है। तो टोटल आप करेंगे तो कितना बनेगा ये, दैट विल बी इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। माइनस का इसके अंदर में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, माइनस उसकी एनर्जी जो है वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। और जब आप इसके ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि उसके मास के ऊपर में इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो जो अगर मास हमने ट्वाइस कर दिया इसका,
तो मास ट्वाइस करने से जो रेडियस था वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। अगर ए नोट पहले हुआ करता था तो उसका नया रेडियस जो आएगा वो उसका हाफ हो जाएगा ए नोट बाई 2। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। मैं बार बार ये चीज़ आपके साथ में इसीलिए रिपीट करता हूँ कि फिजिक्स जो होता है वो कोर मैथ्स होता है, सिर्फ फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसके बाद तो सारा का सारा आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके अंदर में चलती हैं। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 52 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपने इसको ट्राई भी करने की कोशिश की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसको क्या हुआ भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 को हम छोड़ देंगे, 54 की तरफ में आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, स्टार मार्क करके इसको सोल्व करेंगे। ये हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड है, कोई भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है उसने और बोल दिया है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड से रिप्रेजेंट करना है। इज इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2n। वो कह रहा है कि कोई सेल है और इसके अंदर में हम ये मान लेते हैं कि 2n के अंदर में वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर में है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है मान लेते हैं नीचे वाला, और इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर। इट कैन एमिट ए मैक्सिमम एनर्जी फोटोन ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये नीचे की तरफ में आएगा तो यहां से फोटोन जनरेट करेगा और उसकी एनर्जी बोली गई है कि 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रखता है। ओके, कौन से वाले से, जब वो फोटोन ऑफ क्या करे, इट कैन एमिट ए मैक्सिमम एनर्जी फोटोन। मैक्सिमम तो तभी कर सकता है ना जब वो हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ में आ जाए, यानी कि अपने बेसिक जो ग्राउंड स्टेट के अंदर में आ जाए। इफ इट मेक ए ट्रांजिशन टू द क्वांटम स्टेट एन। अगर ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है वो 2n के अंदर में था तो आपने 1 के ऊपर में ले गए तो इतनी दे देगा, लेकिन इनके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट लेवल है जिसको आपने n से डिफाइन किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे की तरफ में आएगा तो ये जो फोटोन जनरेट कर रहा है इसकी एनर्जी भी आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां पर दिया गया है। तो आपको n पूछा है, ये n बताओ भाई कौन सा लेवल है उसका। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर में, बस थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड और कंसल्टेटिव माइंड इसके अंदर में चाहिए होता है। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा कि भाई 2n से 1 की तरफ में आ रहा है, तो जो एनर्जी का इसके अंदर में गैप बना है तो हम एनर्जी के गैप को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2n माइनस में जो उसके ग्राउंड स्टेट के ऊपर में आया दैट इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी एनर्जी को भी हमें रिप्रेजेंट करना आता है, हम लिख सकते हैं इसका जो E1 एनर्जी थी वो 13.6 करके जो हमारे पास में चलता है, तो मैं उसको सिंपल E1 ही मान लेता हूँ क्योंकि उसके ग्राउंड स्टेट पे 13.6 होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, -13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, जो जिसके अंदर में जा रही है, तो वहीं से ये चीज़ें उठा के लेके आ रहा हूँ मैं, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप E1 का स्क्वायर, E1 डिवाइडेड बाई 4n का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये अपने आप में क्या E1 है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर हमने माना है इसका E1 एनर्जी अगर मैं मान लूँ तो ये E1 आ गया है। तो ये किसके बराबर में हो गया, ये हो गया 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर में। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम हमारे पास में बेटर ये होगा कि हम दो इक्वेशन डेवलप कर लें जिसे हम ग्राउंड स्टेट की फॉर्म के अंदर में अगर कर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है बहुत ईजिली आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाने से हम बच जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें E1 की फॉर्म के अंदर में आप लोगों के सामने रख दी है। दूसरे की बात करें तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 2n से n की तरफ में आ रहा है, तो 2n माइनस में एनर्जी ऑफ n लेवल पर आ रहा है, तो ये गैप दिया गया है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया गया है। तो सिंपल वही चीजें इसके अंदर में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आप करेंगे E1 का डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर माइनस में n के अंदर में आया तो E1 डिवाइडेड बाई ये वाला फॉर्मूला 13.6 तो उसके अंदर बचा रहेगा, तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में n का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो मिली आपको 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दी गई थी। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 2 को जो फर्स्ट थी उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये वाली है, इसको इस वाले से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर E1 तो सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 4n का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे पूरे को तो यही चीजें आपको मिलेंगी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये जो इसके ऊपर में कटेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब ये पूरा का पूरा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब n स्क्वायर की टर्म के अंदर में इसको खोलेंगे और फाइनली जो निकल के आएगा तो आपके पास में n स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी 4, तो n का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 2, यानी कि आपका जो आंसर इसके अंदर में आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। ये जो n लेवल दिया गया है जिस पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो जब यहां से नीचे की तरफ में आ रहा है, यानी कि 2 दूनी 4 और ये हो गया
दो, यानी कि फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल की तरफ में जो ट्रांजिशन कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर फोटोन क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। बस ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर में, और कुछ भी नहीं था। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ में। तो सिंपल जो हमने अभी पढ़ा है उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और अच्छे कॉन्सेप्ट भी अपने साथ में लेके आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता लग गया कि वो बोर मॉडल वाला जो एनर्जी थी वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उस एनर्जी इन nth एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एक nth एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर में एनर्जी दी गई है, वो इसके बराबर में दी गई है, ई एन उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है, गिवन है ये वाला। when this excited एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि अब इस एक्साइटेड स्टेट से ये नीचे की तरफ में आ रहा है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैव द एनर्जी, जो यहाँ से फोटोन रिलीज करेगा, क्योंकि जब ट्रांजिशन हो रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल तो यहाँ पर एक फोटोन जनरेट होगा और उस फोटोन की एनर्जी जो दी गई है, मैक्सिमम एनर्जी ये दी गई है। एंड लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैव द एनर्जी दिस वन, तो और इसके अंदर में जो लिस्ट एनर्जेटिक होगा, अलग अलग तरह के फोटोन इसके अंदर में जनरेट होंगे, तो जो कम से कम एनर्जी जनरेट करेगा वो यहाँ पर 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये कहा गया कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम डबल स्टार मार्क करके यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो चलो पहले हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। जब ये ट्रांजिशन कर रहा है तो मैक्सिमम जो एनर्जी हमें दे रहा है, पेन को थोड़ा छोटा कर लिया जाए भाई, ज़्यादा जगह घेर रहा है ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, एक मिनट भाई थोड़ा सा समय दें। ओके, उम्मीद करूंगा यहाँ पे सही आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने इसके अंदर में ट्रांजिशन जब कर रहा है एन लेवल से और ग्राउंड स्टेट के अंदर में आ रहा है। दूसरा जब ट्रांजिशन करेगा, यानी कि जब मिनिमम ट्रांजिशन की बात करें, यानी कि जब एनर्जी कम से कम ट्रांजिशन कर सकता है, तो जो हायर स्टेट के अंदर में था उससे एक लेवल नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके एक लेवल नीचे आ जाए यहाँ पर, तो ये जो लेवल का ट्रांजिशन होगा इसमें हम कहेंगे कि कम से कम एनर्जी वहां पर ट्रांसफर हुई है। तो n से n-1 पे आएगा, और n से अगर 1 पर आ रहा है तो वहां पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, और मिनिमम कब करेगा, जब n से एक स्टेप नीचे की तरफ में आ जाएगा। बस अब तो बचा क्या इसके अंदर में, सेम वो जो चीजें हमने पीछे पढ़ी थी, पिछला क्वेश्चन ही बन गया ये तो एनर्जी की बात करें, जब मैक्सिमम एनर्जी लेके आ रहा है तो सिंपल है, E1 से डिवाइड बाई N2 पर जाएगा, और E1 लेवल उसका ग्राउंड स्टेट लेवल होगा। और ये एनर्जी कितनी दी गई है इसकी, तो ये एनर्जी आपको दी गई है 52.224, ये दिया गया है मैक्सिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी की तरफ में आप जाएंगे तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पर रहेगी E1 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर माइनस E1 डिवाइडेड बाई जो उसका एक लेवल नीचे आ गया, यानी कि n-1 का स्क्वायर, और ये एनर्जी दी गई है दैट विल बी इक्वल टू 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दी गई है ये वाला। ओके, अब क्या करना है, दोनों को आप सोल्व करेंगे तो E1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, E1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और n को आप देखेंगे तो 5 आएगा। एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो वहां से आप n की वैल्यू 5 आ जाएगी और E1 की वैल्यू 54.4 आ जाएगी। बस सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं कि जो एनर्जी होती है हमारे पास में ग्राउंड स्टेट के अंदर में, तो उसका जानकारी आपको 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, और यहाँ पर आता है जेड स्क्वेयर, क्योंकि हाइपोथेटिकल माना गया है, यानी कि उसके जैसा माना गया है ये, ठीक है। तो एनर्जी हमें मिल गई है, एनर्जी कितनी मिली है भाई, E1 यानी कि जो उसके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू थी वो हमें मिल गई है यहाँ से -54.4 एनर्जी मिली है। n हमें पता लग गया 5 है, तो ये टोटल नीचे हो गया 25 हो गया। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए, तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर में, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिक कर देते हैं हम इसको और आगे की तरफ में बढ़ते हैं। तो दो इसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। आगे नहीं समझ में भाई, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वो जो पीछे के क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका अंदर में आइडिया ये होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी कब देगा और मिनिमम एनर्जी कब वो वहां से रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भाई ये तो कर लेंगे इसको, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को नॉलेज होगा कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में क्या लगाते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो लगाते हैं, और साथ ही ये एक रहता है इसके अंदर में कि जब भी
दो आइडेंटिकल फोटोन होते हैं तो ये माना जाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा उनके मोमेंटम का और एनर्जी का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला जाता है कि अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल के अंदर में जो इनका मोमेंटम कंजर्व हम करें तो टोटल जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो आइडेंटिकल है हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू एम सी स्क्र प्लस में एम नोट सी स्क्र है, दोनों का आइडेंटिकल रहेगी। यहाँ से आप इसको सोल्व आउट करेंगे देन इट विल बिकम एस सी लैम्डा, और इधर भी करेंगे तो एम नोट सी टू हो गया, यहाँ से दो हो गया, दो से दो कैंसिल आउट हो गया, तो सी से सी कैंसिल हो गया है, तो आपके पास में लैम्डा बचेगा दैट विल बी इक्वल टू एच बाई एम नोट सी। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर? बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई इसके अंदर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कहा जा रहा है? ये तो सिंपल वही है जो हमने अभी पढ़ी हैं चीज़ें, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ए सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू 4। तो जब भी इस तरह का आता है ना कोई भी क्वेश्चन, तो अपने वो स्टेट्स वगैरह बनाने की कोशिश किया करो कि कौन से स्टेट में है, कहाँ पे जंप कर रहा है। एमिट ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये n इज इक्वल टू इसका 4 दिया गया है। ये कह रहा है कि यहाँ से जब ये आ रहा है तो नीचे की तरफ में तो एक एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है, एक फोटोन जिसकी एनर्जी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। गिवन दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस वन, तो ये ग्राउंड लेवल जो है इसकी एनर्जी आपको दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ई एंड क्वांटम नंबर n ऑफ द रिजल्टिंग स्टेट आर रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है किसी भी एक इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर में आके गिर रहा है, जब जहां तक ये जो फोटोन जो है जिस भी स्टेज पर आकर गिरेगा, मान लेते हैं कि यहाँ किसी इंटरमीडिएट पर आ रहा है, तो ये जो यहाँ से फोटोन रिलीज हुआ है उसकी एनर्जी आपको 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। तो यही बताना आपको कि एनर्जी बताओ उस स्टेट की और उसका क्वांटम नंबर बताओ। तो कर लेंगे आप लोग या मैं करके दिखाऊं भाई? कर दो, आप ही कर दो, चलो मैं ही कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पर कौन से स्टेट में हम ये मान लेते हैं कि एन स्टेट के ऊपर में आके गिर रहा है, तो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी निकली है। अगर मैं प्लस इसके अंदर में कर दूं या माइनस की टर्म के अंदर में लिखूं तो -13.6 करके लिख सकते हैं। तो -13.6 इंटू में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो डिवाइडेड बाई 1 n1 माइनस में n2 होता है। तो n1 कौन सा है भाई? 4 है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई कौन से स्टेट के अंदर में आके गिर रहा है? n स्क्वायर के अंदर में आके गिर रहा है। आप इस माइनस को करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कोई इसके अंदर में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जेड स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास में 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली क्वेश्चन हमारे पास में ये डिजाइन हो गई है, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करो, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल इसके अंदर में आ जाएगा 2.6 डिवाइड बाई 13.6 इंटू में जेड 4 की बात कर रहा है, किसकी? हीलियम की बात कर रहा है, तो हीलियम का 2 होता है जेड, तो यहाँ लेके आएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर इक्वेशन बचेगी 1 बाई एन स्क्वायर माइनस में 1 बाई 4 का स्क्वायर। सोल्व आउट कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। n इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 3, यानी कि आपको क्वांटम नंबर पता लग गया इसका, 3 क्वांटम नंबर है, तीसरी उसकी ये जो है n जो है ऑर्बिटल स्टेट होगी। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो सिंपल तरीके से आप निकाल ही सकते हैं भाई। एनर्जी का फॉर्मूला है बेसिक -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू में ई स्क्वेयर होती है, सॉरी जेड स्क्वेयर होती है। तो जेड की वैल्यू आपको पता है, एन आपको पता लग गया है, इसके अंदर आप पुट डाउन करेंगे और आपके पास में एनर्जी आ जाएगी। तो आंसर मैं लिख देता हूँ -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो यहाँ पर आप देखो एन इज इक्वल टू 3 और एनर्जी जो है वो -6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? एमिशन कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी लेवल हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से आप बेसिक लेके चलोगे तो -3.6, वो जब ट्रांजिशन कर रहा है देन देयर विल बी द चांसेस कि वहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ में जा रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ में जा रहे हो, लेकिन जब आप एक स्टेज की बात करते हैं तो उसके लिए आपको यही बेसिक फॉर्मूला लगा के चलना है, और उसके अंदर माइनस का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आयनाइज्ड एनर्जी की बात करता है, जो मैं बता रहा हूँ प्लस वाला जो आता है वो आयनाइज्ड एनर्जी आ जाती है, जिसमें आपको ये प्लस भी मिल सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है भाई कि बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट। क्वेश्चन को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4,
यानी कि हमें n की वैल्यू 4 दे दी गई है, और जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ में मूव कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ में आ रहा है। देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा, तो यहाँ से जो आएंगी लाइनें वो अलग अलग स्पेक्ट्रा इसके अंदर में बनेंगे। हो सकता है किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर आ जाए, ये नीचे आ जाए, फिर और कोई इंटरमीडिएट स्टेट आ जाए तो यहाँ पर ये जो है वो ट्रांजिशन कर रहा हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हम कैसे निकालते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला बार बार हम यूज भी कर चुके हैं अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर में, कि जब भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी होती है तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू हम करते हैं। तो n की वैल्यू में 4 दी गई है, 4 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि टोटल आपके पास में स्पेक्ट्रल लाइंस बनी है दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आ गया है आंसर। तो एनर्जी से रिलेटेड हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब मैं थोड़ी सी कहानी फॉरवर्ड करूंगा, और कहानी चलेगी अब सीरीज को लेके। हमने 5 तरह की सीरीज के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी थी आप एक बार मेरे साथ में रिपीट करेंगे। सबसे पहली सीरीज को हमने देखा था, मैं थोड़ी थ्योरी इसकी करवा देता हूँ आप लोगों को, अगर आपने नहीं कर रखी है तो यहाँ से भी अगर ये पढ़ लेंगे आप थोड़ा सा भी तो मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी आपके लिए। तो पहली बात करें, कहाँ गया भाई, बात तो तब करेंगे ना जब हमारा पेज सामने आएगा। ये आ गया पेज, ये शायद एक बार हम कर चुके हैं। तो टोटल 5 तरह की सीरीज होती हैं। पहली सीरीज को हम जानते हैं लेमन सीरीज के नाम से। दूसरी जो सीरीज है दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। तीसरी सीरीज पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, और फिफ्थ पीफन। तो ये टोटल 5 सीरीज होती हैं। इनके अंदर में क्या क्या चीजें आपको पहचाननी होती है, उन पे काम करना आपको बहुत जरूरी है, वरना आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ में ब्रीफ कर देता हूँ। तो लेमन सीरीज की बात करें तो लेमन सीरीज हमेशा लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर में। बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो ये अकेली सीरीज है जो कौन से रीजन में लाई करती है, जो कि लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर में। पास्चन सीरीज की बात करेंगे या ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे या पीफन सीरीज की बात करेंगे तो तीनों सीरीज किसके अंदर में लाई करती हैं, दिस लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ये तो एक सिंपल सी कहानी हुई जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। लेकिन इनके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी हम अभी काम करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन द विजिबल रीजन। तो आपके सामने आंसर है, आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो विजिबल रीजन में हम देख पा रहे हैं कि केवल और केवल बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कहानी कहां से शुरू होगी, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में बनता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं और अलग अलग रीजन्स के अंदर में बात करते हैं तो जो एमिशन की वेवलेंथ आती है, यानी कि जो रेडिएशन हमारी एमिट होती है उसकी वेवलेंथ जो डिफाइन करी जाती है, तो वो डिफाइन करी जाती है 1/λ, दैट विल बी इक्वल टू आर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं तो कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें चीज़ें बताना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 1/λ, दैट विल बी इक्वल टू आर, रेबर्ग जो नंबर होता है हमारे पास में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, आप डायरेक्टली वेवलेंथ निकालने के लिए बात करें तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डेविएट मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं n1 का स्क्वायर, मतलब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने ऊपर की तरफ में ले जाके, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस में n1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर इनटू में r। ये फॉर्मूला भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा भाई इन क्वेश्चंस के अंदर में। तो जितने भी सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे लेमन सीरीज की बात करें, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर में रिवॉल्व करते रहते हैं। बाल्मन हो गया, लेमन हो गया, पास्चन तक हम चले जाते हैं, ब्रैकेट और पीफंड के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अब बात आई कि ठीक है आपने n1 डिफाइन किया, n2 डिफाइन किया, तो ये तो हमारी एक्साइटेड स्टेट है ना, और ये पूरा किसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात होती है भाई। ये सारी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ऐसे जो अलग अलग लाइनों के ऊपर में ट्रांजिशन होते हैं, उन ट्रांजिशंस की ये यहाँ पर बात होती है एमिशन, यानी कि जब हमारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ में आ रहा होगा। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर में हमारी लाई करती है लेमन सीरीज। ठीक है, तो लेमन सीरीज को आप याद करने के देखो भाई दुनिया भर के तरीके हैं, आपको जो भी तरीका याद रहे वो बढ़िया है। तो यहाँ पर लेमन सीरीज के अंदर में क्या
यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि जो हमारा n1 है, दो चीज़ें आ रही है, एक तो n1 आ रहा है और दूसरा n2 आ रहा है, तो इनकी वैल्यूज़ हमें डिफाइन करनी होती है। तो n1 जो है इस केस के अंदर में जो लेमन सीरीज है वो होता है 1, और n2 जो होता है वो लाई करता है 2 3 4 5 ऐसे, इस तरह से सीरीज उसकी स्टार्ट होती है, यानी कि 2 से उसकी सीरीज स्टार्ट की जाती है। और जब आप बाल्मर सीरीज की तरफ में आते हैं तो बाल्मर सीरीज का जो n1 है वो शुरुआत करता है 1 के साथ में, और उसके n2 की जो सीरीज है वो स्टार्ट होती है 3 से, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, जहां तक भी हम उसको लेके जाना चाहें। जब पाशन सीरीज की बात करते हैं तो पाशन सीरीज के अंदर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। n1 जो है वो लाई करेगा हमारे पास में 3 से, और n2 की जो वैल्यू है वो लाई करेगी, आप समझ ही गए होंगे इसके आगे से, 4 5 6, यानी कि इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए n1 कहाँ से होगा, n2 उससे अपवर्ड होगा, यानी कि उससे बड़ी वैल्यू लेके आएंगे, तभी हमारा ये जो वैल्यू है ना पॉजिटिव निकल के आएगा। वरना आपने ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया, तो हमारे पास में क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखो ये ऐसे हो जाएगा ना, 1/4 माइनस 1/1 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो 4, 1 माइनस 4 3, माइनस 3/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हमारी वेवलेंथ नेगेटिव में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो n आप स्टार्ट करेंगे तो n से आप ये भाई 2 आएगा ना इसके अंदर में, बाल्मर सीरीज के अंदर में 2 लिखेंगे इसको, तो इसके बाद की आपको वैल्यू लेके चलनी है, तो 2 के बाद में 3 4 5 तक चली जाएगी। नेक्स्ट आप ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे, तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सेम वही है। n1 की वैल्यू आप समझ गए होंगे 4 आएगी, n2 की वैल्यू इसके बाद की आ जाएगी 5 6 7 ऐसे आ जाएगी। पीफंड सीरीज की देखेंगे, हालांकि क्वेश्चन इस पे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि n1 जो होता है वो स्टार्ट होगा 5 से, n2 जो है वो स्टार्ट होगा 6 7 8 ऐसे। आप इस वीडियो का मतलब इस पॉइंट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको याद रहनी चाहिए ये चीज़ें जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन आगे लगाएंगे। 5 तरह की सीरीज, लेमन, लव, यानी कि n1 से 1 पे जाएगी, n2 2 से हमारे पास में उसकी वेरिएशन होती चलेंगी। बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन होता है, n1 जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो दूसरे से, ठीक है। तो LBP BP ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड। चलो अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 59 हो गया ना, 60 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाओ भाई सामने। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सीरीज आपको दी गई है, द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया शायद ना हमारे पास में, 59 क्वेश्चन है। चलो 59 तो हो गया हमारा, उसमें यही पूछा गया था ना, हाँ कौन सा स्पेक्ट्रा उसके अंदर में लाई करता है, तो उसकी मैं सारी थ्योरी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, द एनर्जी लेवल, रेड कर लो भाई इसको, पेन को, हाँ, द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर शोन इन द फिगर, देयर आर सम ट्रांजिशन A B C D E, कुछ ट्रांजिशन उसने दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको अपने एग्जाम में मिलते हैं, तो इन तरह की फॉर्मेशन से आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं। ट्रांजिशन A B and C रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, तो ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन इसके अंदर में A हुआ है, B हुआ है और C हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको इसमें बेसिक जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है ना, उसी का ध्यान रखना होता है। अगर मैं ए की बात करूं तो देखो, ए लेवल जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ए वाला, ये हमारा इन्फिनिटी जो है, अगर मैं इसका एन देखूं तो n1 की बात करें तो 1 आ रहा है, यानी कि जो उसकी ग्राउंड स्टेट है वो 1 से आ रही है। और जब मैं n2 की बात कर रहा हूं तो ये कहां से, देखो ये कुछ भी नहीं दे रखा है, इनकी इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आपके पास में मिल रहा है। तो ये कौन सी सीरीज रिप्रेजेंट करता है कि जब n1 जो है वो हमारा 1 से जो उसकी 1 से स्टार्ट होता है, और n2 जिसके अंदर में इन्फिनिटी पर चला जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन सी सीरीज को, लेमन सीरीज को। बी की बात करते हैं, तो बी को आप गौर से देखो तो ये आ रहा है 2 के ऊपर में, यानी कि n1 जो वैल्यू है, मतलब जिसके ऊपर में फाइनली पहुंच रहा है, जो उसके ग्राउंड स्टेट है, या कहें कि जो उसका फाइनल स्टेज आएगा वो n2 आ गया। और n2 की वैल्यू आप देखें तो ये कहां से लाई कर रही है, 5 से कहीं पर आ रही है, यानी इंटरमीडिएट कोई वैल्यू आ रही है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं, हमारा तो मतलब n1 से ही रहता है। n1 आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में समझ में आने चाहिए। तो ये जो सीरीज होती है कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, n1 जो 2 आया है, सो इट रिप्रेजेंट द बाल्मर सीरीज।
नेक्स्ट आप देखो सी की तरफ में जाएं, तो सी का जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से आ रहा है, N1 जो है उसकी वैल्यू वो आपके पास में 3 आ रही है, देखो नीचे 3 के ऊपर में आके टकरा रही है। और N2 जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, इसकी 5 से आ रही है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। ये भी क्या होगी, तीसरी जो सीरीज आई थी जिसको आपने नाम दिया था बीपी यानी कि पास्चन सीरीज आ गई है। क्वेश्चन को एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते चलो, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सी तक इसने पूछा था, तो हमने सारे के सारे ट्रांजिशन जो थे वो इसके अंदर में डिफाइन कर दिए, ए बी सी। अच्छा ये डी वाला कौन सा ट्रांजिशन होगा, और मैं इसकी बात करूं ई की ट्रांजिशन की बात करूं तो वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, क्या आप बता सकते हैं मेरे को, बताना कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में एबीसी को लेके पूछा गया था, तो आपने कहा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज एंड सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज। तो ये भी हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट हम जाकर देखें इस ऑप्शन के ऊपर में सीरीज लिमिट ऑफ द लेमन सीरीज, यानी कि ए जो है वो लेमन सीरीज के बारे में बात कर रहा है तो लेमन हो गया। दूसरा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, क्योंकि हमारे पास में थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन से आ रही है, कैसे, एक दो तीन, तीन हमारे पास में इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी है, तो कौन से आ गया ये, बाल्मर सीरीज हो गई है, क्योंकि एन जो था वो उसका 2 हो गया है। और लास्ट जो है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज देखो एक दो दो ट्रांजिशन उसके करके आई है, पहले से इस पे आई है, फिर उससे नीचे वाले पे आई है। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी किसकी, पास्चन सीरीज की। और आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 5 - 3 2 आ गया, 5 - 2 आपके पास में 3 आ गया, और इन्फिनिटी से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो ये पूरी सीरीज की बात कर लेता है, सीरीज लिमिट ऑफ द लेमन सीरीज। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 60 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ में आते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई इसके अंदर में, पहचानो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें समझ में आता है कि फोर्थ ऑर्बिट से और सेकंड ऑर्बिट के अंदर में जंप कर रहा है। गिवन दैट रेबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू उसने दे दी हमें, द फ्रीक्वेंसी इन द हार्ट्स ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो क्या है इसके अंदर में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ बोला गया है कि ये किसके अंदर में आ रहा है, यानी कि 2 के अंदर में आ रहा है, तो जो उसका ग्राउंड स्टेट इसने 2 मान लिया है। और कहाँ से आ रहा है, एन जो आ रहा है वो हमारे पास में N2 यानी कि 4 से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि बाल्मर सीरीज है, या फिर कहीं कि जो विजिबल रीजन के अंदर में सारा ये काम हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 1/λ जो होता है, 1/λ इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, लैम्डा जो होता है उसको आप लिख सकते हैं सी बाई, हमारे पास में लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा कैन बी गिवन एज C/F, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, लैम्डा F इजिकल टू सी आता है। या फिर फ्रिक्वेंसी इसमें निकालने के लिए बोला गया क्योंकि हर्ट्ज के अंदर में निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूँ F इजिकल टू C/λ, ये भी हम कर सकते हैं। तो जो लैम्डा था यहाँ पर, अगर मैं इसको जो है एलिमिनेट करूँ, तो एलिमिनेट करने के बाद में जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू रेबर्ग कांस्टेंट आर सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और आप ये समझ भी गए होंगे कि n1 और n2 की वैल्यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू जो है, क्योंकि वैल्यूबल जो हमारे पास में विजिबल रीजन के अंदर में, तो n1 जो है वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो रेबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर में, 10 की पावर 7 दे रखी है, 5 दे रखी है भाई, 7 दे रखी है शायद ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलो जो भी इसके अंदर में गिवन होगी। और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 है, 1/n का स्क्वायर है यानी कि 2 की पावर में 2 आ जाएगा, माइनस में n2 की वैल्यू जो 4 दी गई है तो ये आ गया। तो आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 9/16 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, 9/16 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहाँ पर देखो कहीं पर आ रहा है, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस उन्हीं सीरीज के ऊपर में है, थोड़ा सा फॉर्मुलेट इधर से उधर उधर से इधर करना है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इन क्वेश्चंस के अंदर में नहीं होता है। देखो ज़्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए जा सकते हैं, बाद में एक बार अपने गो थ्रू हो लेना। इसका कोई पीडीएफ यहाँ पर नहीं मिलेगा भाई आप लोगों को ना, पीडीएफ मेरे पास ही नहीं बन रहा है इसका, ढूंढ रहा हूँ कोई तरीका मिल जाए मुझे इन सब का पीडीएफ बनाने का। अगर आपको पता है कैसे बनाया जाता है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इज 6π61। भाई पीडीएफ इसलिए नहीं दिया जा रहा, बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, उससे क्या होगा कि आप ना पीडीएफ को लेके बंध के रह जाते हैं।
अब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा कि वो पीडीएफ आप जमा करते हुए रह जाएंगे, क्वेश्चन कभी सोल्व ही नहीं करेंगे आप। अब यहाँ पर आप एक जो रूटीन में बने रहते हैं ना, तो रूटीन में काम करने का मजा ही अलग होता है। उससे क्या होता है कि आपकी ना जो टॉपिक को लेके एक विजुअलाइजेशन पावर जो होती है वो थोड़ी खुलती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता लगता है। पीडीएफ के अंदर में कैसे कैसे पहचानोगे मैंने क्या लिख रखा है? आप पढ़ने बैठ गए, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, क्या बाल्मर सीरीज होती है, क्या लेमन सीरीज होती है, तो क्या पढ़ोगे आप लोग? कुछ नहीं पढ़ सकते उसके अंदर। तो ज़्यादा पीडीएफ वगैरह के पीछे ना पड़े, अपना जो है टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान देते हुए चले। नेक्स्ट है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस वन, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज शुड बी। तो सेकंड लाइन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड लाइन की बात करें तो हमें पता है कि 1/λ की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू आर। एन वन कहाँ से स्टार्ट होता है इसके अंदर में? 1/2 से स्टार्ट होता है, इसका स्क्वायर माइनस में जो स्क्वायर की बात करेगा, क्योंकि हमें उसकी वेवलेंथ इस क्वेश्चन के अंदर में दिया गया। ये बाल्मर सीरीज थी, तो λ1 और λ2 का अगर मैं रेशियो डिफाइन करूं तो λ2 डिवाइड बाय λ1, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना जब भी दो वेवलेंथ के बारे में बात करें या अलग अलग की बात करें तो कोशिश करो उनको डिवाइड करने की, ताकि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से हम बच जाएं। ठीक है, तो λ2 बाई λ1 कर देते हैं हम, या λ1 बाई λ2 भी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ हम करेंगे 1/4 माइनस में 1/9 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए हम करेंगे 1/4 माइनस 1/16। ये आ गया। सोल्व करेंगे इसको तो दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा हमारे पास में वो आएगा 16/3 इंटू में 5/36। और फर्दर सोल्व करेंगे आप इसको तो जो रिजल्ट आपके पास में निकल के आएगा 16/8, तो करेंगे इसको बन जाएगा आपके पास में 20 डिवाइड बाई 27। तो टोटल जो इन दोनों का रेशियो बन के आ रहा है λ2 बाई λ1 का वो आएगा 20/27। और आपको निकालनी क्या है? λ2 निकालनी थी, तो λ2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? λ1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6561 को किससे? 20/27 से, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो ये आया ना, 20/27 आया। तो 20/27 करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आपके पास में निकल के आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4860 एंगस्ट्रॉन रिजल्ट आ जाएगा। तो 4860 कहीं पर है? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो मैंने ये समझना था आपको कि मैंने ये 9 कहाँ से लिख दिया, 16 कहाँ से लिख दिया। कन्फ्यूज हुए ना थोड़े से? कन्फ्यूज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी भाई। जो बाल्मर सीरीज का N1 जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरी सीरीज जो बनेगी मतलब फर्स्ट लाइन वो 3 से तो नीचे आएगी ना, तो इसलिए हमारे पास में क्या आ गया? 9 आ गया। अगली जो सीरीज होगी उसके लिए आप N2 जो है वो 4 यूज करेंगे। तो वही तो किया भाई मैंने, कोई नई चीज थोड़ी ना डाल दी इसके अंदर में। इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो यार, पता नहीं आप लोगों का। तो λ2 के क्रॉस में ये आ गया, λ1 के क्रॉस में ये आ गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट की तरफ में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दैट लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाना और बोलना कि मैं ऐसा क्यों हूं। तो कौन सा आंसर आएगा भाई इसका? द आंसर विल बी द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कर दे इसका आंसर? अरे नहीं भाई, लेमन सीरीज आएगा इसका आंसर। लेमन सीरीज लाओ। ठीक है, यानी कि लेमन सीरीज किसके अंदर में? अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर में। बाल्मर रीजन जो है वो VR, ठीक है, विजिबल रीजन के अंदर में आती है। तो दो चीजें आपको तो बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। इसके बाद में जो भी बचती है वो तो सारी किस में चली जाएंगी? इंफ्रारेड रीजन के अंदर में चली जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो गए, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे टॉपिक्स को, क्या चीज़ करनी होती है इन सब क्वेश्चंस के अंदर में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला गया था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज। टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है भाई ये। तो मिनिमम एनर्जी को आपने माना कि भाई ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट है, यानी कि n=1 है, और ये पहली सेल के अंदर में जाएगा। हाइड्रोजन एटम से हम एक्साइट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस साइड में चला जाएगा, यानी कि 1 से 2 सेल के अंदर में चला जाएगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एक्साइट होकर इसके अंदर में चला जाएगा। तो कोई बड़ी चीज़ है इसके अंदर में भाई? जो एनर्जी हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू -13.6
इंटू में जेड स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो कोई इसके अंदर में सोचने वाली बात ही नहीं है। एन वन माइनस में 1/n2, तो -13.6, n1 यानी कि 1 से जा रहा है तो 1 माइनस में कौन से में जाएगा, सेकंड के अंदर में चला जाएगा, स्क्वायर है भाई इनके ना, तो 1/4 हो गया। आप इसको सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद में आपको जो आंसर मिलेगा -13.6 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 4 माइनस में 1, दैट विल बिकल 3/4, और ये टोटल जो मिलेगा आपको दैट विल बी हमारे पास में बनेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी हमें क्या है उसको देनी पड़ेगी, जिसके बाद में वो एक्साइट करके ऊपर की तरफ में चला जाएगा। ये तो पॉजिटिव एनर्जी क्यों दी है, क्योंकि हमें उसको एक्साइट करवाना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा वो फोटोन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो 10.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है कि भाई द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो रेशियो है उसके बारे में बात कर रहा है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो क्या रेशियो हम रख सकते हैं इसका। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो जो लेमन सीरीज थी वो स्टार्ट होती है n इजकल टू 1 से, यानी कि n1 जो है 1 से, और n2 जो है वो 2 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो छोटी से छोटी तो यही हो सकती है कि यहाँ से आया और यहाँ के यहाँ जंप कर गया, तो छोटी सी वेवलेंथ उसके अंदर में जनरेट करेगा वो। तो सॉरी, लंबी वेवलेंथ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर में क्या होगी, हमारे पास में कम हो जाएगी, तो वहाँ पर वेवलेंथ जो है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो लॉन्गर के लिए जो n1 है वो हमारा 1 होगा, और n2 जो है वो 2 हो जाएगा इसके अंदर में। और जब आप शॉर्टेस्ट की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो n1 तो हमारे पास में वो ही रहेगा सेम, n1 के ऊपर में आके टकराना है उसको, लेकिन बहुत दूरी से आएगी, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा आई होगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में, छोटी हो जाएगी, यानी n2 जो है वो इन्फिनिटी से आएगा। अब लेमन सीरीज निकालने का जो फॉर्मूला आपको बताइए कि 1/λ मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आप वही रेबर कांस्टेंट रखा हमने, 1/1 माइनस में 1/2 का रखेंगे तो 4 आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो 3r/4 आपके पास में आ गया। और जब मैं 1/λ मिनिमम की बात करूंगा तो ये जो रेशियो निकल के आएगा r1 माइनस में, क्योंकि 1/∞ रखा जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इट विल बी r। और इन दोनों का रेशियो आप लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम का रेशियो रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये आपका आंसर इसके अंदर में बनना चाहिए। ठीक है, अरे नहीं भाई 1/4 थोड़ी ना बनेगा, नहीं 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 नहीं, ये बनेगा लैम्डा मैक्सिमम। हाँ, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी कि आपका जो रेशियो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3। तो 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये आपके पास में सही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझो उस क्वेश्चन को, 66 को। द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यार अब कर लोगे इतना तो मेरे को लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो गया होगा बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, इन सबको लेके। मैंने कहा था ना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज के ऊपर में मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर में आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट लाइन से क्या मतलब है, सेकंड लाइन से क्या मतलब है। यानी कि फर्स्ट लाइन तो आपको पता लगा कि अरे इसका तो n1 जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, और n2 जो है वो इसके अगला वाला है 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से 2 के ऊपर में जो ट्रांजिशन होगा उसको हम फर्स्ट लाइन के नाम से जानते हैं। ओके, S2 इज f नोट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एमिटेड बाय द सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इज हीलियम एटम के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके। तो फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास में है हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये हमारे पास में उसका एटॉमिक नंबर स्क्वायर आ गया, और फ्रिक्वेंसी ऑफ हीलियम की बात करूं तो वो आ गया उसका जो एटॉमिक नंबर था उसका स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू होगी 2 तो ये आ गया आपके पास में 1/4। पूछा क्या गया है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द एमिटेड आयनाइज्ड हीलियम एटम की बात कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ हीलियम एटम की हो जाएगी, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फ्रिक्वेंसी बनती है दैट विल बी इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन फ्रिक्वेंसी। और इसकी कितनी थी, एफ नोट अगर हमने मान रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में एफ नोट दी गई है हाइड्रोजन की, तो 4 टाइम ऑफ एफ नोट हो जाएगा, यानी कि ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। देखो ये यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आप इनको अपने कन्वेंशनल तरीके से करने जाएंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएंगे ये,
एक एक चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा मैटर करता है इन क्वेश्चंस के अंदर। द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज क्लोज टू। तो इसका तो सिंपल आप लगाना चाहें तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर इच्छा है पढ़ने की तो पढ़ा देते हैं। हाईएस्ट एनर्जी कब आ सकती है? जब हाईएस्ट एनर्जी भाई इन्फिनिटी से आए, यानी कि N2 जो है वो उसका इन्फिनिटी हो जाए और N1 जो है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 कर दें इसका। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर मैंने N1 इक्वल टू 1 कर दिया तो भैया लेमन सीरीज में चला जाएगा, तो इसकी N1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में जो वेवलेंथ बनेगी, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 67 में हम इसकी एनर्जी को डिफाइन करना है ना, तो एनर्जी को आप डिफाइन कर दोगे 13.6 1/n1² माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यूज आप पुट कर लेंगे इसके अंदर में। N1 हमारे पास में इन्फिनिटी है, सॉरी N1 जो है वो 2 है, तो ये आ गया 13.6 डिवाइड बाई 4। एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांजिशंस की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा है। अगर ऑर्बिट की बात कर रहा होता तो हम यहाँ पर माइनस डाल देते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो 13.6 डिवाइड बाई 4 करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने आंसर मैच करें यहाँ पर 3 कर दिया यहाँ पर 3.4 आएगा ना इसका, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ में बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी। 68 पर हम पहुंच गए हैं। रफ्तार पकड़नी पड़ेगी भाई, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हमारे पास में। हमें 400 क्वेश्चन इसके कवर अप करने हैं सारे, मतलब अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर में चल रहा है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में जो मास डिफेक्ट वगैरह है उनके ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं। आप कोई भी रैंडम बुक उठाएंगे वहां से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, लेकिन उसमें ना दिक्कत ही हो जाती है कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, आप अपने कंसेप्ट को अच्छा बिल्ड नहीं कर पाते वहां पर, ऐसा मेरा मानना होता है। क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि उनके आंसर गलत मिलेंगे आप लोगों को, यानी कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है उनका। और किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही ये मानो कि प्रूफ रीडिंग के बाद में वो क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर में डाला जाता है। कोई 1-2% होता है कि क्वेश्चन गलत मिले, लेकिन उसको बाद में वो क्लियर कर देते हैं या फिर उसको उस एग्जाम से हटा देते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हो वो बिल्टअप हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ तो समझ लो इस तरह के क्वेश्चन तो आप चुटकियों के अंदर में उड़ा दोगे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन का। An electron changes its position from orbit n is equal to 4 to n is equal to 2 of an atom. The wavelength of the emitted radiation क्या है भाई इसके अंदर में? सिंपल वही 1/लैम्डा वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। 1/लैम्डा r होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर होता है। n1 की वैल्यू आपको पता है, n2 की वैल्यू आपको पता है। n1 कितना दिया गया है? 2 है, यानी कि उसके अंदर में आ रहा है ये पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम लोअर, लोअर के अंदर में जाएगा ना, तो 2 के अंदर में आ रहा है, यानी कि बाल्मर सीरीज होगी। और बाल्मर सीरीज के अंदर में जब आप जाके देखेंगे तो आपका n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और n2 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, लेकिन 3 से स्टार्ट होकर। तो यहाँ पर आपका 1/लैम्डा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, लैम्डा हम निकालेंगे इसका 3r/16 आ जाएगा। हमें चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 16/3 इंटू में r। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ पर है भाई, ढूंढो, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब पहली बार कर रहे हैं, अगर खुद करने बैठते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है, लेकिन आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रखा है, एग्जाम में आते हैं तो ये लेवल आता है क्वेश्चन का, इससे ऊपर नहीं आता है। लेकिन आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है इन क्वेश्चन की, बार बार आपने पकड़ बना रखी है, तभी कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ कहा जा रहा था फॉर बाल्मर सीरीज वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट λ1 एंड फॉर ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट λ2 देन λ1/λ2 का रेशियो आपको बताना। भाई ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि बाल्मर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रैकेट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बार बार उन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, या कर दूँ? कर लेंगे आप? आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 0.162। अरे सर करवाए दो, लो भाई करवा देते हैं। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो फर्स्ट लाइन के अंदर में जो ट्रांजिशन होता है वो n1 आपको मान के चलना है 2 होगा, और n2 जो है वो कहाँ से होगा, 3 से तो होगा भाई, एक पहला लेवल का ट्रांजिशन। और ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं तो ब्रैकेट सीरीज का n1 जो होता है वो हम डिफाइन करते हैं 4 से,
और इसका भी फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर में यानी कि ऊपर वाले से आएगा, यानी कि 5 से आएगा, इन दोनों का गैप जो 1 ही बन रहा है, तो पहली लाइन यहीं से बन के आएगी। ये N1 को पहचानना बहुत जरूरी होता है इन सीरीज के अंदर में, ये पहचान लोगे तो समझ लो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। बाद में तो वो जो फॉर्मूला था हमारे पास में 1/λ वाला, इंटू में R1 माइनस में N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, इसके अंदर में रखना है और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा हो चुका है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 69 हो गया है, 70 की तरफ में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 70 भी हमारा इसी तरह से मिलता जुलता है। ये कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट लेवल n इज इक्वल टू 3 टू लेवल n इज इक्वल टू 2, यानी कि वो कहीं ना कहीं बाल्मा सीरीज की बात कर रहे हैं, विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। द एमिटेड रेडिएशन हैज ए फ्रिक्वेंसी दिस वन, तो पूछ रहा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये फ्रिक्वेंसी रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या यूज करना होता है, आर सी 1 माइनस में N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। N1 आपको पता है, N2 आपको पता है, C पता है, रेबर कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो इन वैल्यूज का आप रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर की तरफ में देखेंगे तो उनके कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर में ही आपसे पूछा गया है, तो ज़्यादा इनकी वैल्यूज को पुट डाउन ना करना, सिंपल इन्हीं के टर्म्स के अंदर में आप डिफाइन कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ये कहा गया है इसके अंदर में, given that value of the Reber constant is 10 की power 7 per meter, the wave number of the last line of the Balmer series in the hydrogen spectra will be। तो क्या है भाई इसके अंदर में, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट सीरीज की बात कर रहा है, यानी कि N1 के लिए हम कंफर्म है कि ये स्टार्ट होगा उसका 2 से, और जो लास्ट सीरीज बात कर रहा है वो तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गई ना, तो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करता हुआ यहाँ पर आ रहा है, तो उसका वेव नंबर पूछा है। तो वेव नंबर को मतलब वेव नंबर बोल लो, उसका लैम्डा बोल लो, एक ही बात होती है। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या दे देता है, उसका लैम्डा को ये वेव नंबर के नंबर जो है वो यहाँ पर हमारे पास में कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, 1/λ दैट विल बी इक्वल टू R इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/λ 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और इंटू में क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे आप लोग। तो लैम्डा आपको निकालना है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपके सामने 1/λ आ गया, मतलब इसका हम जो करते हैं 1/λ जो निकालते हैं बेसिकली, लैम्डा तो हमारी वेवलेंथ हो गया, और इसका इन्वर्ट जब हम कर देते हैं तो वो बेसिकली उसकी वेव नंबर डिफाइन कर देता है। तो ये वेव नंबर बोले या 1/λ बोले, वो सेम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो R की 10 की पावर 7 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया, तो ये आएगा 0.25 इंटू में 10 की पावर 7 पर मीटर। यूनिट के ऊपर में ध्यान देंगे, 1/λ यानी कि वेव नंबर, तो 0.25 इंटू 10 पावर 7 आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लग रहे हैं ना सिंपल, सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से अभी कवर अप कर लिया है। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज भी बहुत अच्छे से देख लिया ना, जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है, तो आपके एग्जाम के अंदर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो बचेगा आप लोगों से, क्योंकि कुल मिला के इन्हीं चीज़ों से ना क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से आपका एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन सेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई आप लोग रिप्लाई नहीं करते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग तो बस सिर्फ यहाँ पर बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज ऑफ अल्फा रेडिएशन, पाल्मर सीरीज ऑफ द अल्फा रेडिएशन, तो इन दोनों का आपको बताना है, क्या बताना है, रेशो बताना है इनके वेवलेंथ्स का। तो वो बेसिकली ये इसकी फर्स्ट सीरीज को लेकर ही बात करते हैं, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है हमारे पास में, अल्फा रेडिएशन यानी कि फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे। तो लेमन सीरीज में हमें पता है कि N1 जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, N2 जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारा 2 के ऊपर में चला जाएगा, और जब बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो N1 जो है वो 2 से, और N2 जो है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इन्हीं वैल्यूज को रखना है, यहाँ से आप इनका यूज करके लैम्डा निकालेंगे 1, इसका निकाल के आप लैम्डा 2 निकालेंगे, और इन दोनों का रेशियो किस किस का रेशियो पूछा है ये ध्यान रखेंगे। पहले लेमन का पूछा है तो लैम्डा 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय लैम्डा 2 आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर मैं आपको बता देता हूँ 5/27 इसका आंसर आ जाएगा इसके अंदर में। तो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, 5.27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, 73 की तरफ में बढ़ जाते हैं। ड्यू टू द ट्रांजिशन अमंग द फर्स्ट 3 ट्रांजिशन लेवल
3 energy level hydrogenic atom emits radiation of the 3 discrete wavelength lambda 1 lambda 2 and lambda 3। 3 अलग अलग वेवलेंथ की वो जो है हमारे पास में ट्रांजिशन करवा रहा है। देन तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करें। तो यहां पर 3 लेवल हम डिफाइन कर देते हैं। 3 लेवल हमने डिफाइन कर दिए। मान लेते कि n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है। और कौन से एटम की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम की जो 3 डिस्क्रीट वेवलेंथ्स यहाँ पर डिफाइन करी गई है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि हम अगर ये मान लें कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, रेशो भी दे रखा है देखो, लैम्डा 1 इज स्मॉलर, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3 इज द स्मॉलर। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी? जो ऊपर से हमारे पास में आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होगी। तो ये वेवलेंथ इसकी होगी लैम्डा 1। दूसरा जो ट्रांजिशन कर रहा है लैम्डा 2 होगा। तो लैम्डा 2 कहाँ से आ सकता है? और ये लैम्डा 3 से छोटा भी होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में इंटरमीडिएट का कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा। तो ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो लैम्डा 3 हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर में थोड़ा और तरीके से भी हम डिफाइन करें तो ये भी कर सकते हैं कि जो हम इसकी एनर्जी डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर देखें तो एस सी लैम्डा 1, यानी कि यहाँ से टोटल जो इसका एनर्जी निकल के आया है वो इन दोनों का सम आएगा। यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन प्लस में यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, जो ट्रांजिशन यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ, इन दोनों की एनर्जी के बराबर ही आएगा बेसिकली। तो एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, ये 1 हमने डिफाइन कर दिया तो ये आ गया एस सी लैम्डा 2 आ गया, प्लस में एस सी लैम्डा 3 आ गया। तो एस सी से एस सी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में बचा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 प्लस में 1 बाई लैम्डा 3 रिजल्ट में आपके सामने मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही है ना कि भाई जब फुल ट्रांजिशन यानी कि लैम्डा 1 अगर हमारा बड़ा है तो बीच के 2 ट्रांजिशन हैं वो छोटे हो सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिट करे, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक अपने को ट्रांजिट करके लेके, लेकिन समीशन दोनों की एनर्जी का जो रहेगा वो इक्वल रहेगा ऊपर से आने वाले ट्रांजिशन के बराबर में। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। और कौन सा ऑप्शन बन सकता है? ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 4 वाला कोई केस ही नहीं है। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रिलेशन उसके अंदर में सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है भाई इस क्वेश्चन के अंदर में? ये बोला गया कैलकुलेट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन द पार्शियल सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो आपको समझ में आता है कि जब हम इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो पार्शियल सीरीज में पहले तो ये बताओ मेरे को n1 कहाँ से स्टार्ट होगा? तो n1 जो इसके अंदर में स्टार्ट होता है पार्शियल में वो 3 से स्टार्ट होता है, और n2 जो है, क्योंकि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो तभी आ सकती है ना जब वो इनफाइनाइट लेवल होता है, इनफाइनाइट वाली जो रे है वो नीचे की तरफ में ट्रांजिट कर जाती है। तो ये इनफाइनाइट आ गया इसके अंदर में। बस आप क्या पूछा है इसको? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूला के अंदर में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का? आर सी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस में 1 बाई एन टू का स्क्वायर। n1 की वैल्यू आपको बता दी गई है, n2 की वैल्यू आपको बता दी गई है, r की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। इस क्वेश्चन में समझने लायक क्या चीज़ थी? उसमें ये बोला गया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको उसका n नंबर पता करना पड़ेगा कि n2 जो है वो कहाँ से उसके ऊपर में लाई कर रहा होगा। तो n2 यहाँ पर इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 हम करते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, सेम वही क्वेश्चन है। वेव नंबर of a photon in the bracket series of the hydrogen atom is this one. The electron has transited from the orbit having quantum number. तो क्वांटम नंबर पूछा उसने बेसिक, तो हमें पता है कि वेव नंबर दैट इज 1 बाई लैम्डा इज गिवन बाई आर इंटू में 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई n2 का स्क्वायर आपको मिलता है। और ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू जो होती है वो 4 से स्टार्ट होती है और n2 की वैल्यू जो है वो 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पूछा गया है इफ वेव नंबर ऑफ फोटोन इन द ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। तो यानी कि 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है। सो दिस वन 9 बाई 400 आर मिल गया। तो r आ गया हमारे पास में। 1 बाई n1 की वैल्यू पता है 4 है तो ये 16 आ गया। 1 बाई n2 की वैल्यू हमें निकालनी है यानी कि n2 का स्क्वायर हो गया है। सोल्व आउट करेंगे, r से r कैंसिल आउट हो गया है। 1 बाई n स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस में इसको मैं इधर लेके आऊँगा, 9 को इधर लेके आऊँगा, 1 बाई 400 हो गया है। और फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास में बनेगा 16 बाई 400 बचेगा। तो n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, सॉरी n स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 400 डिवाइडेड बाई 16 आ गई है।
तो ये बचेगा आपके पास में 20 डिवाइड बाई नीचे का लोगे 4, यानी कि कट होके आपके पास में बचेगा 5। तो यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल है भाई सारा कुछ, इसके अंदर में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको ब्रैकेट सीरीज पासन सीरीज का लेके समझाया था, जो बेसिक, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट लिया है तो एक बार गो थ्रू हो जाना उसे, वहीं पर सारी चीज़ें चलती हैं इसके अंदर में, कुछ भी नया नहीं है भाई इसके अंदर में। तो ये सीरीज से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़े। कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं भाई, जल्दी से एक बार बता दो मेरे को। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 75। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ द लेमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बार बार वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेम वही चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि लेमन सीरीज के लॉन्गेस्ट यानी कि इन्फिनिटी से हमें लेके चलना है उसको। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो यानी कि वो बिल्कुल पहला जो ट्रांजिशन होगा उसकी बात कर रहा होता है इसके अंदर में। ठीक है, तो N1 जो है वो हमारे पास में 1 हो गया, N2 जो है वो 2 हो गया। बाल्मर सीरीज की बात करता है तो बाल्मर सीरीज में N1 जो है वो 2 हो गया, N2 जो है वो 3 हो गया। तो ये दोनों का आप लोगों को क्या करना है, रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ द लेमन एंड बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास में 76 का जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 27 पॉइंट बाई 5 आना चाहिए इसका। तो ये आंसर आपका इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आंसर मैंने बता दिया, सिर्फ सोल्व करके आपको देखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 77। कर लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, सिंपल है। द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अल्ट्रावायलेट आ गया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, लेमन सीरीज की बात कर रहा है। और लेमन सीरीज की बात करें तो N1 जो होता है वो 1 होता है, और N2 जो होता है वो 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ में जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करिए 122 नैनोमीटर। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इंफ्रारेड रीजन के बारे में बात कर रहा है, तो इंफ्रारेड में जो पहली सीरीज आती है वो पाशन सीरीज आती है। तो पाशन सीरीज के अंदर में N1 की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होती है, और N2 जो होता है वो कहाँ तक लाई कर सकता है, इन्फिनिटी तक कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो उस केस के अंदर में पहले इसके हम जो हमारे पास में वेव नंबर है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/λ दैट विल बी इक्वल टू r इंटू में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। तो जो वेव नंबर निकल के आएगा 1/λ दैट विल बी इक्वल टू r इंटू में 3/4 आ गया। ओके, तो दूसरा हमें पता है कि जो पाचन सीरीज होती है वो IR रीजन के अंदर में हमारी रेडिएशंस को जो है भेजती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि लोवेस्ट जो उसकी वेवलेंथ है, तो वो कब हो सकती है, जब हम बात करें जो स्टार्टिंग उसका 3 है और इन्फिनिटी के ऊपर में जो रेडिएशन हमारा वो इनफाइनाइट रीजन से जो ले आएगी तो उसकी लोवेस्ट वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/λ दैट विल बी इक्वल टू r। 1/3 से हमने स्टार्ट किया तो 1/9 हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, और कहाँ से आ रही है, 1 बाई इन्फिनिटी से आ रही है। तो इसकी वैल्यू का आप लोग पुट डाउन करेंगे, r इंटू में 3/4 दैट विल बी इक्वल टू r इंटू में 1/9 आ गया, r से r कैंसिल आउट इसके अंदर में हो गया। लैम्डा कहाँ गया भाई, अच्छा यहाँ पर हम इससे हमने निकाला था लैम्डा। ओके, लैम्डा बाई 122 दे रखा था ना इसके अंदर में, हाँ ये रहा लैम्डा बाई जो था 122 इसके अंदर में क्वेश्चन में गिवन है। तो हम रखेंगे इसके अंदर लैम्डा बाई 122 इक्वल टू 3/4 इंटू में 9, ये आ गया। यहाँ से आप सोल्व आउट करेंगे देन यू विल गेट द लैम्डा 823 नैनोमीटर। यहाँ से फाइंड आउट कर, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है। सो दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कर लेना भाई इस क्वेश्चन को। 77 78 ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि V1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लेमन सीरीज, V2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। तो समझ में आ गया ट्रांजिशन N1 से N2 की तरफ में जा रहा है। एंड V2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द सीरीज लिमिट की जब भी बात करता है यानी कि वो इन्फिनिटी की बात कर रहा है, इनफाइनाइट से उसके पास में आ रही है। तो बाल्मर सीरीज की N1 उसका क्या हो गया, 2 हो गया, और N2 जो हो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या टर्म डिफाइन कर दी उसने, सीरीज लिमिट कर दिया, यानी कि पूरी सीरीज की ही कहानी उसने जो है जहां तक वो जा सकती है उसको आपको कंसिडर करना है। तो सिंपल है, इसका आप करेंगे आंसर आपके सामने होगा। और ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रहने वाला है ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि V1 माइनस V2 दैट विल बी इक्वल टू V3 के बराबर में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 979।
79 में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, कर लेंगे आप लोग। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 6561। तो फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, यानी कि N1 जो है वो 2 है, N2 जो है वो 3 आपको मिल गया है। बस ये पहचान लिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन जो है वो 80% तो सोल्व हो चुका है। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ये देखो ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, और अभी पूछ रहा है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की कहानी आपको बतानी होती है इसके अंदर बाल्मर सीरीज। चलो मैं करवा देता हूँ। वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो यहाँ से आपने देखा 1/λ, कौन से की, हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास में R, टोटल फॉर्मूला तो R जेड स्क्वेयर ब्रैकेट में 1/n1 माइनस में n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर के बराबर में होता है। तो यहाँ से आपने लिखा 1/n1 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू जो थी n2 की वो 2 थी, ये बन गया हमारे पास में 4, 1 बाई दूसरा जो जाएगा वो 9 चला जाएगा। तो इसके अंदर में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में आ गया 1/λh, यानी कि हाइड्रोजन का, दैट इज इक्वल टू 5R डिवाइडेड बाई 36। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जो वेवलेंथ है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, तो जब सेकंड स्पेक्ट्रल की बात करेगा तो उसके अंदर में N1 की वैल्यू तो वो तो रहने वाली है हमारे पास में 2, लेकिन सेकंड के लिए जो N2 की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 3 पर पहला दे रहा है और 4 पर दूसरा देगा। तो 1/λ हीलियम की बता रहा है, तो हीलियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर जो यहाँ पर लगता है जेड स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन था तो हमने इसको 1 ले लिया था, तो इसके इसके अंदर में बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इसके अंदर में हम इंक्लूड करेंगे, और जो सीरीज है 1/4 माइनस में 1/16 आप लोग इसके अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे देन इट विल बिकम 12R/16 आ गया। दो इक्वेशन मेरे पास में बन गई, फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ये लैम्डा है किसका, हीलियम का। कोशिश करेंगे हमारे जो आंसर हैं उनको हम सॉर्ट आउट करें, इनके आर से आर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा ऑफ हीलियम हमारे पास में बचेगा लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू 5R डिवाइड बाई 36 इंटू में 16 डिवाइड बाई 2R। तो R से R कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में ये हो गया 25/36। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा हीलियम डिवाइड बाई हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई है। और आपको दिया क्या था क्वेश्चन के अंदर में, दिया गया था हाइड्रोजन की वेवलेंथ दी गई थी। तो लैम्डा ऑफ हीलियम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 36 इंटू में इसका आ गया 6561। इससे करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से ढूंढो कहीं पर है आपके पास में, ये आंसर इसका राइट आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भाई वही फॉर्मूला है, उसी को बार बार यूज कर रहे हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर में। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन लाइक द एटॉमिक नंबर Z ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन। तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, पहले उसकी फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं लेमन सीरीज में, और कह रहा है कि जो सेकंड लाइन है किसकी, बाल्मर सीरीज की, उसके इक्वल है। तो आपको एटॉमिक नंबर बताना है किसकी हम बात कर रहे हैं, जेड ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के जैसा दिखता है उसकी कहानी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सीरीज में आपको N1 समझ में आता है कि ये N1 इसका 1 से चलेगा, N2 जो है वो 2 से चलेगा फर्स्ट के लिए। सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज N1 हमारे पास में 2 होगा, और N2 जो होगा सेकंड की बात कर रहा है तो ये 4 पे चला जाएगा। बस इन्हीं वैल्यूज को रखेंगे और जो आंसर निकल के आएगा आपके पास में Z इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही अलग अलग तरह की वेरिएशंस इन क्वेश्चंस के अंदर में बनती है। तो सीरीज से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ में हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उनको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 81 है, चाहे तो छोड़ सकते हैं और चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, कैलकुलेशन इनके अंदर में चली जाती है, बस काम वही है, उनकी सीरीज इसके अंदर में लिखनी है, उसको इसके साथ में कंपेयर करना है। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस के अंदर में जो अलग अलग वेवलेंथ निकालने के लिए बोलता है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनकी वेवलेंथ को हम फाइनल रिजल्ट तक आते आते डिवाइड करें, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जो सीरीज है वो ना बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखें। क्वेश्चन नंबर 81।